प्रश्न संख्या 99। ठाकुर सबल सिंह, हलधर, राजेश्वरी और स्वामी चेतन दास मुंशी प्रेमचंद की किस कृति के पात्र हैं? गबन, कर्मभूमि, संग्राम या कायाकल्प? सही उत्तर है संग्राम। संग्राम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक नाटक है। मनमथनाथ गुप्त ने इस नाटक की कथा वस्तु का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ठाकुर सबल सिंह एक उदार जमींदार के रूप में मशहूर थे। वे किसानों की हालत जानने के लिए शहरवासी होते हुए भी अपने इलाके का चक्कर लगाते थे और किसानों से मेल जोल बढ़ाते थे। उन्होंने किसानों की भलाई को ध्यान में रखकर बेगार आदि का अंत कर दिया था। उनका भाई कंचन सिंह साहूकारी करता था और आसामियों से कसकर सूद वसूल करता था। हलधर सबल सिंह के गांव मधुवन का किसान था। हाल ही में उसका गौना हुआ था। उसकी स्त्री राजेश्वरी सुंदरी, बुद्धिमती और सुशीला थी। उसके इन्हीं गुणों के कारण ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे प्राप्त करने के उपाय करने लगे। एक दिन मौका पाकर उन्होंने राजेश्वरी के प्रति अपना प्रेम निवेदन भी किया, पर वे विवेकशीला राजेश्वरी से फटकार खा गए। फटकार खाकर भी उनका अनुराग कम नहीं हुआ। हलधर ने ये देखा कि अब की बार फसल अच्छी होने जा रही है, इसलिए उसने पिता की बरसी, स्त्री के गहनों आदि के लिए कंचन सिंह से बहुत अधिक सूद पर 200 रुपए ऋण लिए, पर अकस्मात ओले पड़ गए और सारी फसल नष्ट हो गई। सबल सिंह इस समय तक अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ करने को उतारू हो गए थे। उनके मत की पुष्टि बाबा चेतन दास नामक एक माने हुए सन्यासी ने भी कर दी। हलधर की विपत्ति से उन्होंने फायदा उठाया। वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने और किसानों का तो लगान माफ करवा दिया, पर हलधर को हिरासत में भिजवा दिया। हलधर के गायब हो जाने के बाद राजेश्वरी बहुत चिंतित रहने लगी, पर बहुत विचार करने के बाद उसने सबल सिंह के पास जाकर बदला लेने का इरादा किया। वो सबल सिंह के पास शहर में गई और उनके द्वारा किराए पर लिए गए एक मकान में रहने लगी। यहीं उसे सबल सिंह से मालूम हुआ कि उसके घर की देखरेख गांव के वृद्ध फत्तू मियाँ कर रहे हैं। राजेश्वरी और सबल सिंह का ये संबंध उनके घर वालों को मालूम हो गया और एक दिन राजेश्वरी के घर से निकलते हुए उनके भाई कंचन सिंह ने उन्हें देख लिया। इधर फत्तू मियाँ ने कानपुर, बंबई आदि औद्योगिक शहरों का चक्कर लगाया, पर वे हलधर को ना खोज सके। अंत में कुछ सुराग पाकर उन्होंने गांव वालों से मिलकर हलधर का कर्ज चुकाया और उसे जेल से छुड़ाया। हलधर के छूटने की खबर पाकर सबल सिंह ने राजेश्वरी के साथ मंसूरी यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने घर में कहा कि वे अकेले ही सफर करेंगे। जब वे किसी तरह समझाने पर नहीं माने तो कंचन सिंह उन्हें रोकने के लिए राजेश्वरी के पास गए, पर वे भी राजेश्वरी के प्रेम की उपासना करने लगे। स्वामी चेतन दास सबल सिंह की स्त्री ज्ञानी को प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जाल फैलाए। वे मधुबन गए और उन्होंने सारा भेद हलधर को बता दिया। हलधर ये हाल सुनकर सबल सिंह के खून का प्यासा हो गया। इसी बीच उसने देखा कि 3 डाकुओं ने ज्ञानी को अकेली पाकर उस पर हमला किया। उसने डाकुओं को पीटकर ज्ञानी की रक्षा की। सबल सिंह ने जब ये देखा कि कंचन सिंह राजेश्वरी से प्रेम करता है तो वे उसकी जान के गाहक हो गए। वे उसे मारने के लिए आधी रात के समय उसके कमरे में जा रहे थे। इतने में उनकी हत्या करने के लिए हलधर उनके पास पहुंचा, पर सबल सिंह ने उसे समझाया कि असली दुश्मन कंचन सिंह है। वो कंचन सिंह की टोह में गंगा तट पर पहुंचा, पर कंचन सिंह उसी समय आत्महत्या करने के लिए गंगा में कूद रहा था। हलधर उसे आत्महत्या करते देखकर नदी में कूद पड़ा और उसने कंचन को डूबने से बचा लिया। इधर पुलिस वाले बेगार आदि ना मिलने के कारण सबल सिंह पर नाराज थे। गांव वालों को डरा धमकाकर उनसे जबरदस्ती बयान लिए गए। जब सब कुछ मसाला तैयार हो गया तो उन्होंने सबल सिंह के मकान पर धावा कर दिया। उस समय सबल सिंह के यहाँ कंचन सिंह को गंगा स्नान से लौटता ना देखकर शोक का वातावरण था। वहां उनकी हवेली की तलाशी ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय स्वामी चेतन दास ने प्रवेश किया और उन्हें जमानत देकर छुड़ा लिया।
इसके बाद जब ज्ञानी स्वामी चेतन दास की कुटिया पर पहुंची तो स्वामी जी ने उसे अपमानित करना चाहा, पर वो संभल गई और कुटिया छोड़कर चली गई। सबल सिंह फिर राजेश्वरी के पास पहुंचे। भाई की हत्या के ख्याल से वे अर्ध विक्षिप्त से हो गए थे और आत्महत्या की सोच रहे थे। राजेश्वरी ने जब उन्हें इस दशा में पाया तो उसके घातक भाव लुप्त होने लगे। सबल सिंह ने राजेश्वरी से जब कहीं दूर चलने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने ये भी कह दिया कि वो सबल सिंह के पास अपने अपमान का बदला लेने आई थी। इधर कंचन सिंह ने जब ये देखा कि हलधर उसके भाई की हत्या करने को तैयार है तो उसने अपने सारे दस्तावेज हलधर को देने का प्रलोभन दिया, पर हलधर अपने निश्चय से नहीं डिगा। सबल सिंह पश्चाताप की भावना से आत्महत्या करने वाले ही थे कि हलधर उनके पास पहुंचा और उन्हें आत्महत्या नहीं करने दी। वो उन्हें कंचन सिंह के पास ले गया। ज्ञानी सबल सिंह को खोजते खोजते राजेश्वरी के पास पहुंची। जब वो उन्हें वहां भी न पा सकी तो उसने निराश होकर आत्महत्या करने के लिए अंगूठी चाट ली। राजेश्वरी ने जब ज्ञानी को आत्महत्या करते देखा तो उसने भी रस्सी से फांसी लगा ली। जब वो लटक ही रही थी कि हलधर वहां पहुंचा और उसे मरने से बचा लिया। जब हलधर राजेश्वरी को ताने दे ही रहा था कि ज्ञानी को कुछ होश आया और वो राजेश्वरी की निर्दोषिता और कलंकहीनता प्रमाणित कर मर गई। उसके मरने के पहले चेतन दास भी वहां पहुंचा और उससे क्षमा याचना की। ज्ञानी ने उसे मरते समय क्षमा कर दिया। स्वामी चेतन दास ज्ञानी की आत्महत्या के बाद विक्षिप्त से हो गए और उसी अवस्था में वे नदी में डूब गए। सबल सिंह ने सारी तकलीफों और ज्ञानी की आत्महत्या का जिम्मेदार संपत्ति और धन को ठहराया। उन्होंने अपनी जमींदारी आदि का परित्याग कर दिया। उनकी कोठी धर्मशाला बना दी गई और विलास सामग्री का मूल्य तथा नगदी आदि को मिलाकर जो 1 लाख रुपए जमा थे उनसे ठाकुर द्वारा बनवा दिया गया। हलधर और राजेश्वरी फिर से अपने गांव पहुंच गए। वहां राजेश्वरी की बहुत आव भगत हुई।